हेलो भैया, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। भैया मैंने एक एलईडी टीवी रिपेयर करने के लिए ये वाला मॉड्यूल लाया। ये काम आता है जब एलईडी टीवी का जो पावर सप्लाई होते हैं वो सेक्शन ख़राब हो जाती है और वहाँ पर प्रॉब्लम हम ढूंढ नहीं पाते हैं, तो इस चीज़ को लगा देते हैं हम। इसको बोलते हैं STR मॉड्यूल, तो कोई कोई बोलता है इसका नाम है स्विचिंग ट्रांजिस्टर रेगुलेटर मॉड्यूल। तो एनीवे इसके साथ एक पेपर मिलता है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इसको कैसे कनेक्ट करना है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग कि ये यूनिवर्सल एडजस्टेबल पावर मॉड्यूल है। इसमें एक एडजस्टेबल सिस्टम मिलता है जिसके थ्रू ये आप लोग वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं 5 से 24 वोल्ट तक। ये 5 से 24 वोल्ट की 180 वाट तक की सप्लाई में काम कर सकता है। और LCD टीवी में अगर लगाना हो तो 14 इंची से 60 इंची तक चलेगा ये। और उसके अलावा यहाँ पर सेटअप बॉक्स, सैटेलाइट रिसीवर और DVD प्लेयर और काफ़ी सारी चीज़ों का नाम दिया हुआ कि ये चला सकता है इतनी चीज़ें। और यहाँ पर कनेक्शन करने के बारे में लिखा गया है कि जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है वो और उसका PWM IC को खोलना पड़ेगा। जैसे ये एक सिंगल एंडेड पावर सप्लाई है, सिंगल एंडेड पावर सप्लाई ओनली सपोर्ट करता है ये मॉड्यूल। और ये है डबल ट्रांजिस्टर वाला, ये पुश पुल पावर सप्लाई, डबल कैपेसिटर डबल ट्रांजिस्टर, इसको चला नहीं पाएगा। लेकिन ये सिंगल एंडेड सप्लाई में इसको लगाने के लिए इसका जो अपना PWM IC है इसको और इस जो मॉसफेट है इसको डिस्कनेक्ट कर देना पड़ेगा। उसके बाद इसको ऐड करके इसको चला सकते हैं। तो ये बेसिकली एक जंप स्टार्टर मॉड्यूल है। तो भैया यहाँ पर कनेक्शन कैसे किया जाता है, यहाँ पर 4 कलर की तार है, रेड, ब्लैक और येलो ब्लू। रेड ब्लैक प्राइमरी साइड में लगता है, येलो ब्लू सेकेंडरी में लगता है। देखिए कैसे लगा हुआ है। यहाँ पर जो ब्लैक है वो 300 वोल्ट की जो कैपेसिटर है उसका नेगेटिव में लग जाएगा। जैसे यहाँ पर ये बड़ा कैपेसिटर है इसका नेगेटिव में यहाँ पर लग जाएगा। और जो रेड है ये स्विचिंग ट्रांसफार्मर का नेगेटिव प्रोब में लगेगी। जैसे ये स्विचिंग ट्रांसफार्मर है, इसका ये वाला प्राइमरी कॉयल है, ये दोनों पॉइंट, इसका एक देखिए यहाँ पर कैपेसिटर का पॉजिटिव में डायरेक्टली लगा हुआ है। तो इस पॉइंट को छोड़ के बाकी जो दूसरा पॉइंट है इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए ये मॉसफेट के साथ कनेक्टेड है। तो मॉसफेट को डिस्कनेक्ट कर देने से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर इस पॉइंट में इसका रेड तार को लगा देना है। और यहाँ पर देखिए जो एब्जॉर्प्शन सर्किट है, जहाँ पर ये एक डायोड, कैपेसिटर और रजिस्टर है, ये बेसिकली नॉइज़ को कम करने के लिए लगाया जाता है, वो यहाँ पर बिल्कुल रहना चाहिए। देखिए ये डायोड है, ये रजिस्टर दोनों है। अब चलिए हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे और इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल, एक एक कंपोनेंट का काम देखेंगे। उससे पहले एक ऐड चला लेते हैं हमारा स्पॉन्सर Altium डिजाइनर से। डिजाइन द फ्यूचर विथ Altium 365। इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी डिजाइनर से कोलैबोरेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अपने टीम से सिमलेसली कोलैबोरेट कर सकते हैं Altium 365 की मदद से। इसमें रियल टाइम प्रोजेक्ट को व्यू, एडिट और डिस्कस कर सकते हैं नो मैटर व्हेयर दे आर। डाटा शीट एक्सेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजाइनिंग, PCB सब कुछ ईजी है Altium 365 से। इसका डिटेल 3D व्यू आपका PCB को कम्प्लीटली एक्यूरेट एंड एरर फ्री बनाने में मदद करता है। तो आज ही ट्राई करें Altium 365 को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन में जॉब रेडी होने के लिए ट्राई करें Altium स्टूडेंट लैब। Altium डिजाइनर और Altium 365 की फ्री एक्सेस पाए ताकि अपने मेट से कोलैबोरेट कर पाए और इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट अर्न करें। इससे अपने स्किल्स और रेज्यूमे को बूस्ट मिलेगी। अपने यूनिवर्सिटी का ईमेल डालकर आज ही फ्री एक्सेस पाए। Altium स्टूडेंट लैब से रियल स्किल सीखे जो आपको रियल जॉब पाने में मदद करेगी। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाइए। भैया यहाँ पर कुछ मेन कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये है एक मॉसफेट 8N65 नंबर की। इसके साथ एक ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर बेसिकली एक साइड में कनेक्टेड है। यहाँ पर 2 कॉयल है, दोनों में से एक पॉइंट इसका कॉमन है और बाकी 2 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट इसका कनेक्टेड है। यहाँ पर 3 पॉइंट है, 1, 2 और 3। तो ओनली इस साइड में कॉयल है और इस साइड में जो 2 पॉइंट है इस साइड की, ये दोनों कोई काम की नहीं है। बस यहाँ पर कॉयल नहीं है, बस ये इसको ऐसे रखने के लिए इसको सोल्डरिंग किया गया है। और नेक्स्ट है यहाँ पर जो 0.22 ओम की ये रजिस्टर है, ये वाला है, ये बड़ा वाला। और जो एक ये रजिस्टर है ये है 1 मेगा ओम की रजिस्टर है, यहाँ पर ये वाला है। और एक ट्रांजिस्टर है और कुछ डायोड वगैरह है, वो ट्रांजिस्टर यहाँ पर है ये। और 2 कैपेसिटर है इसके अराउंड में, ये दोनों। और ये वाला कंपोनेंट थोड़ा अजीब दिख रहा है, ये बेसिकली एक 0 ओम की एक जंपर बोल सकते हैं या फिर एक फ्यूजेबल रजिस्टर बोल सकते हैं। इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन ये लगाया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। फ्यूजेबल रजिस्टर का भी काम करता है, जंपर का भी काम करता है। और यहाँ पर एक जेनर डायोड है, ये बेसिकली इस IC के लिए वोल्टेज रेगुलेट करता है, वो यहाँ पर है जेनर डायोड। और यहाँ पर सेकेंडरी साइड की ऑप्टो कपलर TL431 और ये
वेरिएबल रजिस्टर। ये है ऑप्टो कपलर PC817 और ये है TL431 रेगुलेटर और ये एक वेरिएबल रजिस्टर। तो इन सब मिलके ये सर्किट बना हुआ है और ये येलो ब्लू वायर यहाँ से निकल रहा है ये दोनों। तो बेसिकली आप इसको रखते हैं साइड में और चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो भैया ये है मेन आईसी, इसका जो 8 नंबर पिन है ये गेट पिन है। इससे जो है 10 ओम रजिस्टर और एक डायोड देके गेट पिन में लगाया गया है इस मॉसफेट का। तो ये मॉसफेट की गेट को ड्राइव कर रहा है और ये जो रेड तार है वो ट्रांसफार्मर से आके यहाँ पर लगा हुआ है। तो मॉसफेट अगर ऑन होता है तो ट्रांसफार्मर के थ्रू करंट जाएगी। तो ट्रांसफार्मर कैसे कनेक्टेड है, देखिए जो 300 वोल्ट की पॉजिटिव है उससे ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है और ये यहाँ से रेड पॉइंट है तो ये कनेक्ट होगी तो ये ट्रांसफार्मर एक्टिवेट होगी। और इसके साथ ही इसी पॉइंट के साथ ही एक 473J एक रेड कलर की ये वाला कैपेसिटर दे के यहाँ पर एक और ट्रांसफार्मर है, ये वाला छोटा ट्रांसफार्मर। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है इस आईसी के लिए पावर सप्लाई जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो स्विचिंग करेगा ये गेट पिन, स्विचिंग करते हुए कुछ करंट यहाँ पर इस कैपेसिटर के थ्रू होते हुए इस ट्रांसफार्मर में जाएगी और उससे थ्रू यहाँ पर कम एक वोल्टेज जनरेट होगी और ये वोल्टेज जो है यहाँ पर फिल्टर होके ये डायोड और ये 2.2 ओम रजिस्टर के थ्रू फिल्टर होके इस 22 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट कैपेसिटर में भरेगी। तो यहाँ पर मानिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी, क्योंकि ये वोल्टेज जो है जब आप इसको एडजस्ट करेंगे तब भी ये वोल्टेज भी चेंज होता है। तो इसलिए यहाँ पर की वोल्टेज जो है एक कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। ये हो सकता है 12 वोल्ट हो सकता है 40 वोल्ट हो, 50 वोल्ट भी हो। सॉरी 50 नहीं होगा क्योंकि 50 का ये कैपेसिटर लगा हुआ है तो उड़ जाएगा। तो इस पॉइंट में एक अनस्टेबल वोल्टेज जनरेट होती है। तो इस वोल्टेज को एक स्टेबल वोल्टेज बनाने के लिए यहाँ पर एक जेनर डायोड और एक 1K रजिस्टर है, ये दोनों ने मिलकर क्या करता है, यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर की बेस पिन में एक रेगुलेटेड वोल्टेज देता है। तो ये मानिए कि 12 वोल्ट की जेनर है, हमें पता नहीं कितना वोल्ट की, ये आईसी जितना वोल्ट में चलती है उतना वोल्ट की जेनर यहाँ पर रहेगा। तो इस पॉइंट में जो है एक फिक्स्ड वोल्टेज बन जाएगी इस रजिस्टर और जेनर डायोड से, और ये फिक्स्ड वोल्टेज को ये ट्रांजिस्टर बेसिकली एम्पलीफाई कर रहा है। माने कि यहाँ पर 12 वोल्ट बना तो ये ट्रांजिस्टर की बेस में 12 वोल्ट गया और कलेक्टर इसका 40 वोल्ट या कुछ भी वोल्टेज हाई वोल्टेज में है, ये अनस्टेबल है। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर रेगुलेटर की सिस्टम ऐसा होता है कि बेस जितना वोल्टेज में है ये एमीटर से उससे हाफ वोल्ट कम निकलता है। तो यहाँ पर अगर 12 वोल्ट है तो यहाँ पर 11.5 वोल्ट यहाँ से निकल जाएगी, चाहे ये वाला पॉइंट की वोल्टेज अप डाउन करे, क्योंकि फिक्स्ड वोल्टेज यहाँ पर बेस में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जेनर डायोड है तो ये यहाँ पर फिक्स्ड वोल्टेज ही निकालेगा चाहे यहाँ पर अप डाउन करे। तो यही काम होता है इस ट्रांजिस्टर का। फिर जाके यहाँ पर 0 ओम की इस शांट के थ्रू ये यहाँ पर एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड के, उसके बाद ये इस आईसी का VDD पिन में पावर सप्लाई दे देता है। तो चाहे आप इसमें कम वोल्टेज या ज़्यादा वोल्टेज सेट करके रखो, इसको पावर सप्लाई फिक्स्ड मिलेगी इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से। फिर भैया 6 नंबर की पिन है सेंस पिन। ये करंट सेंसिंग करता है कि मॉसफेट के अंदर करंट कितना जा रहा है। अगर किसी तरह से यहाँ पर शॉर्टेज हो जाता है इस ट्रांसफार्मर में तो यहाँ पर जो है इस मॉसफेट के थ्रू या फिर मॉसफेट में भी अगर शॉर्टेज हो जाता है तो यहाँ पर हाई करंट फ्लो होने लगती है। तो ये आईसी को पता चलना चाहिए, या फिर आईसी जब उसको रेगुलेट कर रहा है, जब इस मॉसफेट के थ्रू हाई करंट जा रही है तो उस केस में प्रोटेक्शन इसको देना होता है, इसलिए यहाँ पर जो है सेंस पिन यूज किया जाता है। तो ये जो मॉसफेट के थ्रू जो करंट आ रहा है जो ट्रांसफार्मर से यहाँ पर 300 वोल्ट से जाके ट्रांसफार्मर में गया, उसके बाद ये रेड तार के होते हुए यहाँ से जो करंट आ रहा है वो इसके थ्रू जाती है 0.22 ओम रजिस्टर के थ्रू, ये वाला है। तो इस रजिस्टर के थ्रू जाते हुए कुछ वोल्टेज थोड़ा सा बहुत कम वोल्टेज एक ड्रॉप हो जाता है यहाँ पर, और वो ड्रॉप किया हुआ वोल्टेज 1K और इस कैपेसिटर के थोड़ा सा स्मूथ होके यहाँ पर सेंस पिन में मिलता है। तो इससे पता चलता है मॉसफेट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रही है। उसके बाद है RT पिन इस आईसी का, लेकिन किसी कारण से यहाँ पर RT पिन में कोई कनेक्शन नहीं है 5 नंबर के पिन में। हो सकता है इस आईसी का कोई डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी हो जहाँ पर ये RT पिन अगर ओपन रहेगा तो ये डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करेगी, और RT पिन में रजिस्टर लगा के इसका फ्रीक्वेंसी चेंज किया जा सकता है। इस आईसी का एक्चुअल डाटा शीट मुझे नहीं मिला है, जस्ट एक फ़ोटो मिला था जहाँ पर ये पिन आउट लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर RI या R1 कुछ ऐसा पिन है, इस पिन में 24K देके ग्राउंड किया गया है, तो हमें पता नहीं है ये क्या पिन है। हो सकता है ये फ्रीक्वेंसी सेट करने की भी एक और पिन हो, हमें डाटा शीट नहीं मिला तो नहीं पता। और ये V-in पिन है 3 नंबर की पिन, यहाँ पर जो है D पॉइंट मतलब रेड वायर से एक 1 मेगा ओम रजिस्टर आके, ये जो रेड वायर से 1 मेगा ओम रजिस्टर जाके उस पिन में लगा हुआ है।
तो ये बेसिकली स्टार्ट आपका काम करता है। जब पावर सप्लाई ऑफ है, आपने बस स्विच दबाया अभी तो यहाँ पर स्विचिंग तो चालू नहीं हुआ, तो इस ट्रांसफार्मर से इसको वोल्टेज नहीं मिल रहा अभी 7 पिन के थ्रू। तो ये जो है इस ड्रेन पिन से थोड़ा थोड़ा वोल्टेज खींच के जो वोल्टेज यहाँ पर आता है 300 वोल्ट से थोड़ा थोड़ा लेके ये खुद थोड़ा सा चार्ज जमा करके एक बार ऑन होता है, फिर जाके स्विचिंग स्टार्ट करता है गेट पिन के थ्रू, तभी जाके यहाँ पर से करंट आती है। उसके बाद इस VDD से चलता है। बेसिकली यहाँ पर स्टार्टअप के लिए ये 3 नंबर पिन में एक लो करंट यहाँ पर लिया जाता है ताकि ये स्टार्ट हो सके आईसी। उसके बाद ये इस VDD पे डिपेंड होकर चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पिन है फीडबैक पिन, इसको थोड़ा सा बाद में बताते हैं। और एक है ग्राउंड पिन 1 नंबर की, तो ये जो है यहाँ पर वोल्टेज VDD और ग्राउंड के थ्रू ये काम करता है। जो यहाँ पर जितना भी सिंबल ऐसा बना हुआ है ये सब ग्राउंड सिंबल है, वो प्राइमरी साइड का जो कि है ब्लैक तार में है। तो यहाँ पर ये ब्लैक तार सारे इन सब कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, जो जहाँ पर भी ऐसा पॉइंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी साइड की। यहाँ पर PC817 ऑप्टो कपलर फीडबैक पिन में लगा हुआ है, एक कैपेसिटर भी है यहाँ पर स्मूथनेस के लिए। और प्राइमरी साइड से 2 तार आ रहा है, येलो और ब्लू। ये कहाँ से आ रहा है? जो प्राइमरी साइड में जो आउटपुट वोल्टेज बन रहा है, जो यहाँ पर जो एकदम आउटपुट की कैपेसिटर में वोल्टेज बन रहा है, वहीं से देखिए येलो तार में पॉजिटिव आ रहा है और ब्लू तार में नेगेटिव आ रहा है सेकेंडरी साइड से। तो ये आके क्या कर रहा है बेसिकली, यहाँ पर एक TL431 और एक 817 ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। ऑप्टो कपलर अगर जल जाता है तो ये जो है इस पिन को यहाँ पर ग्राउंड खींच देता है। यहाँ पर बेसिकली कनेक्शन नहीं होता अंदर में, इस तरफ एक LED होता है, इस तरफ एक ट्रांजिस्टर होता है। तो यहाँ पर ये इसीलिए सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच कनेक्शन बनाता है ऑप्टिकली। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, तो इस साइड में हाई वोल्टेज रहेगा, इस साइड में हाथ देने से शॉक नहीं लगेगा। तो ये ऑप्टिकल कनेक्शन होता है। तो अगर ये LED जलता है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, तो इस पिन में फीडबैक पिन में पता चल जाता है इसी को कि यहाँ पर एरर डेवलप हुआ है, मतलब वोल्टेज ज़्यादा बढ़ने लग रहा है। तो ये इसका जो स्विचिंग को कम करके इस तरफ की वोल्टेज को घटाता है। मानिए कि येलो तार से 12 वोल्ट आया, जो इस सप्लाई है ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, इसमें 12 वोल्ट बन गई। येलो तार से 12 वोल्ट आया, यहाँ पर येलो और ब्लू के बीच एक 4.7 के रजिस्टर है ताकि थोड़ा सा लोड बने यहाँ पर सेकेंडरी की 2 तार के अंदर। ये बेसिकली थोड़ा सा लोड देने के लिए है, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद ये जाके इस पॉइंट में घुसा, यहाँ पर 1 के रजिस्टर और 1 के रजिस्टर से ये ऑप्टो कपलर के थ्रू यहाँ पर TL431 के थ्रू ये इसमें निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 के ये ऑप्टो कपलर के LED को जलाने के लिए ये रजिस्टर है, प्रोटेक्शन रजिस्टर। और यहाँ पर 2.2 के किस लिए दिया गया है, ये ना होता तो भी ऑप्टो कपलर चलता, लेकिन इसके पैरेलल में 2.2 के देने का एक मतलब ये होता है कि ये जो TL431 चिप है ये एक ट्रांजिस्टर जैसा दिखता है। ये बेसिकली एक IC है। इसके अंदर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो कि इस पिन में पिन 1, ये है पिन 1, तो पिन 1 और ये है पिन 2 और ये है पिन 3। तो पिन 1 में अगर 2.5 वोल्ट या उससे ज़्यादा आने लगता है तो 3 पिन को 2 में खींच देता है, ग्राउंड खींच देता है। 2 को ग्राउंड किया जाता है, तो 3 को ये तभी ग्राउंड करेगा जब पिन 1 में 2.5 वोल्ट से ज़्यादा आएगा। जैसे ट्रांजिस्टर क्या काम करता है, बेसिकली ऐसा ट्रांजिस्टर इसमें कलेक्टर को एमीटर में खींचता है जब बेस में वोल्टेज आती है, लेकिन 0.7 वोल्ट आते ही इसका काम शुरू हो जाता है। लेकिन इसका काम शुरू होता है 2.5 वोल्ट में, और ये काफ़ी शार्प होता है। मतलब जब ऑफ था तो पूरा ऑफ, ऐसे ऑफ था, धीरे धीरे ऑन नहीं होता। 2.5 वोल्ट आया तुरंत ऑन हो जाएगी। लेकिन ट्रांजिस्टर क्या करता है, धीरे धीरे ऑन होता है, ऐसा नहीं है। तो ये इसको रेगुलेटर बोलते हैं, जेनर डायोड के जैसा भी ये काम करता है। तो इस एक पिन में 2.5 वोल्ट आना चाहिए, तभी ये जो है ऑप्टो कपलर को जलाएगा। 2.5 से कम आया ऑप्टो कपलर ऑफ रहेगा। तो ये जो बेसिकली ये तो एक IC है, तो इसको चलने के लिए वोल्टेज कहाँ से मिल रहा है, इसका ये पिन से ही तो वोल्टेज आना चाहिए। तो जब ऑप्टो कपलर ऑफ है तो इससे कोई भी करंट नहीं जा रहा है, तो ये IC तो चल नहीं पाएगा। इसलिए इसके पैरेलल में 2.2 किलो ओम की एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा करंट खींच के ये IC चलता रहेगा, और जैसे ही ज़्यादा करंट खींचने लगेगा तब ये इसके थ्रू वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा और ऑप्टो कपलर की LED जल जाएगी। तो इस तरह से काम करता है। यहाँ पर 3 और 1 के बीच एक कैपेसिटर है, इसका जो फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए, ताकि यहाँ पर अगर वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा जिटर आ जाए तो यहाँ पर जो है ये ऑप्टो कपलर को बहुत ही स्पीड में ऑन ऑफ नहीं करेगा, थोड़ा सा स्लोली करेगा। इसलिए यहाँ पर एक कैपेसिटर दिया गया है, छोटा सा कैपेसिटर है यहाँ पर ऑप्टो कपलर के पास, ये देखिए छोटा सा है। और यहाँ पर एक 10 के रजिस्टर के थ्रू इसको फीडबैक दिया जा रहा है। और बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पर काम कर रहा है। ये जो 1.5 के 20 के की वेरिएबल पोर्ट और 1.8 के देके ग्राउंड किया गया है। तो यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है। ऊपर में ये दोनों मिलकर
R1 फॉर्म कर रही है और ये खुद R2 फॉर्म कर रही है। R1 R2 कैसा होता है, यहाँ पर मानिए कि ये एक वोल्टेज से आ रहा है R1 और यहाँ से आउटपुट निकल जाता है और ये R2 दे के ग्राउंड किया गया है। तो इन दोनों की रेशियो मतलब ये बढ़ेगा तो ये वोल्टेज घटेगी, ये बढ़ेगा तो ये वोल्टेज बढ़ेगी, ये कम होगा तो वोल्टेज बढ़ेगी, ये कम होगा तो वोल्टेज घटेगी। तो यहाँ पर अगर दोनों सेम है, दोनों ही मानिए कि 1K तो यहाँ पर अगर 5 वोल्ट दिया तो यहाँ पर 2.5 वोल्ट मिलेगी। तो ये बेसिकली रजिस्टर से वोल्टेज डिवाइडिंग का काम होता है। तो इस वेरिएबल रजिस्टर को चेंज करके हम लोग इस वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। तो मानिए कि यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है, तो आपने वेरिएबल रजिस्टर को चेंज किया, घुमाया, तो ये रेजिस्टेंस कम हो गई, तो यहाँ पर 2.5 वोल्ट से ज़्यादा आ जाएगी। तो ये जो है यहाँ पर इस ऑप्टो कपलर को जलाएगी, यहाँ से एरर डेवलप होकर ये इसका स्विचिंग कम करेगी, फिर जाके अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, इस पॉइंट की वोल्टेज जो है कम हो जाएगी। ये हमेशा इस पॉइंट में 2.5 वोल्ट मेंटेन रखेगी, चाहे जो भी करना हो, वोल्टेज को कम करके बढ़ा के ये यहाँ पर 2.5 वोल्ट लाएगी, तभी जाके इसका सिचुएशन ठीक होता है। तो बेसिकली इसको घुमा कर हम लोग इस पॉइंट की वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं। तो भैया इस मॉड्यूल को लगाना कुछ थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जब आप लोग पहली बार किसी सप्लाई में इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे तो इसको आपको एकदम लो में रखना है, ताकि यहाँ पर ओनली 5 वोल्ट ही बने। उसके बाद वोल्टेज चेक करना पड़ेगा कितना वोल्टेज बन रहा है। उसके बाद अगर आपको 12 वोल्ट चाहिए, थोड़ा सा इसको ऐसे उठाना होगा। उसके बाद आपको फिर से सप्लाई को ऑफ करना पड़ेगा, जो लाइन आ रहा है 220 वोल्ट उसको ऑफ करके इसमें हाथ देना पड़ेगा, नहीं तो आपको शॉक लग जाएगी। फिर थोड़ा सा इसको घुमाया, फिर से ऑन किया, चेक किया, वोल्टेज नहीं आ रहा, 12 वोल्ट 10 वोल्ट आ रहा है, फिर से ऑफ करके इसको थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा। इस तरह के घुमा के एक बार करके ऑन करके चेक करना पड़ता है। जब 12 वोल्ट आ जाती है तब ठीक है, काम हो जाएगा, उसके बाद ये चलने लगेगा। और भैया इसमें एक और प्रॉब्लम है, अगर बहुत दिन हो चुका है, यहाँ पर पानी वगैरह आ गया तो ये जो वेरिएबल रजिस्टर है ये ख़राब हो जाता है कभी कभी। तो उसके बाद यहाँ पर जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो यहाँ पर तो 2.5 वोल्ट नहीं मिलेगी, यहाँ से तो पॉजिटिव वोल्टेज आ नहीं रहा, ये ओनली ग्राउंड मिल रहा है इसको। तो ये जो पावर सप्लाई है इसका कभी भी एरर डेवलप नहीं होगी, तो ये जो है अनलिमिटेड स्विचिंग में चला जाएगा और जाके ये हो सकता है ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो, IC ख़राब हो, कुछ भी ख़राब हो सकता है, फ्यूज वगैरह उड़ सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ पर जो 2 पिन है ऑप्टो कपलर की, ये ऑप्टो कपलर को उठा देते हैं यहाँ से PCB से। उसके बाद 2 पिन को 2 तार से सोल्डरिंग करके निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग जिस सप्लाई को रिपेयरिंग कर रहे हैं उसका जो ऑप्टो कपलर है ये प्राइमरी साइड में, इसका इन दोनों पॉइंट में लगा देते हैं। इसको भी उठा के फेंक देते हैं, इन दोनों पॉइंट को यूज करते हैं, जो यहाँ पर पॉइंट में लगा हुआ है, इन दोनों पॉइंट को यूज करके इसका ऑप्टो कपलर में कनेक्शन दे दिया जाता है। जहाँ पर ऑप्टो कपलर में एक डॉट होता है, इस डॉट को देख के मालूम करके काम करना पड़ता है कौन सा पिन 1 है। तो ऐसे पिन मैच करके अगर दे देते हैं तो इसका ये जो सेकेंडरी साइड है ये ऑफ हो गई, और इस पावर सप्लाई का जो अपना सेकेंडरी साइड है इससे जो है ये रेगुलेट होती है डायरेक्टली। तब क्या होता है, जो इसको जितना वोल्टेज चाहिए ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, क्योंकि इसके अंदर तो फीडबैक सर्किट है ही, यहाँ पर ऐसे घुमाना नहीं पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है, इसका यूज नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली ऑप्टो कपलर इस साइड से ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए ये स्टेबल काम करता है, क्योंकि ये खुद ही इसको रेगुलेट कर रहा है, इसको अपना रेगुलेटर यूज करना नहीं पड़ रहा है। पर हाँ, इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो पावर सप्लाई है ये तो ख़राब तो हुआ है, लेकिन इसका सेकेंडरी सेक्शन पूरी ठीक हो, फीडबैक सेक्शन, तभी ये काम होगा। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश एंड न्यू आइडिया।